दोस्तों कुछ ही समय पहले महिंद्रा को आर्मी की तरफ से लाइट आर्मर्ड प्रैक्टिकल व्हीकल बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसे आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल या फिर महिंद्रा ASLV के नाम से भी रेफर किया जाता है और ये भारत का पहला मेड इन इंडिया व्हीकल है इस कैटेगरी में। इससे हमारी आर्मी को क्या फायदा होने वाला है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में, ये हमें कितना आगे ले जाएगा और क्या इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिल सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले कि हम इस नई व्हीकल की बात करें तो पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों भारत के पास अभी तक कोई भी ऐसा होममेड व्हीकल नहीं था, अगर कुछ था तो वो महिंद्रा का ही लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल रक्षक था। महिंद्रा रक्षक को एक दूसरे व्हीकल की चासी या फ्रेम पर बनाया गया था, लेकिन इससे काम नहीं चल सकता था जिसके बहुत से कारण थे। अब वैसे तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन फिर भी आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में हम 7वें नंबर पर आते हैं और साउथ कोरिया, जापान समेत टर्की जैसा देश भी हमसे आगे है। इससे पहले भारत या तो साउथ अफ्रीका से अपने व्हीकल्स खरीदता था या फिर उनके साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में उन्हें बनाता भी था। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से भारत उनके ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गया था। इसके बाद अगर साउथ कोरिया की बात की जाए तो उनके लाइट प्रैक्टिकल व्हीकल्स को उन्हीं की कंपनी किया डेवलप करती है और क्योंकि वो इसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं इसलिए उनके पास 10,000 से भी ज्यादा ऐसे व्हीकल्स हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 2021 में इंडियन आर्मी ने महिंद्रा ASLV का ऑर्डर दिया था, तब उन्होंने सिर्फ 1300 व्हीकल्स ही मांगे थे। आर्मर्ड व्हीकल्स में भी आपको फर्क करना जरूरी है। दरअसल आर्मर्ड व्हीकल्स मुख्य तौर पर दो तरह के होते हैं, जो कि उनके रोल और साइज पर डिपेंड करता है। एक होता है इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, जो कि एक ऑफेंसिव रोल प्ले करता है और दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमारे BMP-1 और BMP-2 जैसे टैंक्स आ जाएंगे। दूसरे तरह के व्हीकल्स को आर्मर्ड पर्सोनल कैरीज होते हैं और इसमें भी आगे दो कैटेगरीज हैं। एक है MRAPS यानी कि माइन रेजिस्टेड एम्बुश प्रोटेक्टेड कैरियर्स और दूसरे होते हैं लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स या LMUV। MRAPS के पास ज्यादा वेपन्स और ज्यादा लोड होता है, साथ ही इसमें माइंस और बाकी तरह के अटैक्स के लिए प्रोटेक्शन भी दी जाती है, लेकिन अपने हेवी वेट की वजह से ये बैटल फील्ड में तेजी से मूव नहीं कर सकते, जबकि LMUVs तेज होते हैं और उन्हें मैन्यूवर करना भी आसान होता है। हल्के होने के कारण इन्हें प्लेन्स के जरिए कहीं भी ड्रॉप किया जा सकता है और आजकल जो नर LMUVs आ रहे हैं उसमें माइन प्रोटेक्शन और आर्मर भी मिलता है, जिस वजह से अब आप उन्हें भी MRAPS की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि आप इनकी प्रोटेक्शन को असली MRAPS जितने रिलायबल नहीं मान सकते। दोस्तों अगर इंडियन आर्मी के करंट स्टॉक की बात की जाए तो हमारे पास कैस्पर MK2 जो कि एक साउथ अफ्रीकन MRAP है, उसका ही एक लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लोकल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता है और इसके अलावा हमारे पास अब कल्याणी M4 भी आ गई है, जो कि साउथ अफ्रीका के ही M-बॉम्ब पर बेस्ड है। लेकिन अगर हम प्योर लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स की बात करें तो हमारे पास सिर्फ महिंद्रा का रक्षक ही है, जो कि बेसिकली एक जीप के डिजाइन पर बेस्ड है और इसका आर्मर AK-47 के राउंड से तो आपको बचा लेगा, लेकिन ये ज्यादा डैमेज नहीं सह पाएगा। इसके साथ साथ ये सिविलियन जीप्स के डिजाइन पर भी बेस्ड है, इसलिए ये एक सर्टेन लेवल तक ही वेट होल्ड कर सकते हैं, जबकि आर्मी के इक्विपमेंट्स के वेट की वजह से इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और ये जल्दी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री में रक्षक जैसी जीप्स पर 1600 से 1800 किलोग्राम तक का वजन पड़ता है, लेकिन आर्मी के पास जब ये होती है तो इसे 2600 किलो तक का वेट कैरी करना होता है। साथ ही इतनी लिमिटेड कैपेबिलिटी वाली गाड़ी को बनाने के लिए भी हमें एक इजरायली कंपनी प्लासन की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब महिंद्रा की जो ASLV है वो न सिर्फ इसे बेहतर बल्कि उसे भारत में ही डिजाइन भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ASLV के अगर स्पेक्स की बात की जाए तो इसमें 216 हॉर्स पावर का इंजन है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टर्बोचार्ज्ड 6 सिलेंडर इंजन है, 4 व्हीकल ड्राइव हैं और 6 से 8 लोगों के साथ ये 1000 किलो का पेलोड भी साथ में कैरी कर सकती है। लेकिन ये सब चीजें ही सिर्फ इसको खास नहीं बनाती, क्योंकि इस व्हीकल के साथ हमें फायदा ये है कि इंडियन आर्मी की यूनिक डिमांड्स को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। जहां पर एक तरफ हमारा बॉर्डर कश्मीर और लद्दाख में है तो रेगिस्तानों में भी तो हमारे जवान लड़ रहे हैं, इसलिए इसकी अफोर्ड कैपेबिलिटीज बहुत ही शानदार है दोस्तों और ये गाड़ी काफी हल्की भी है। इसकी कैटेगरी में ही आने वाली जितनी भी दूसरी ऐसी गाड़ियां हैं वो सभी 4 टन से ज्यादा वजन की हैं, जबकि ASLV का वेट 2.5 टन बताया जाता है। इराक युद्ध के समय भी अमेरिका की हमवी अपने वेट के कारण ही वहां पर फेल हो गई थी और वो बार बार वहां रास्ते में फंस जाया करती थी, लेकिन ASLV के साथ ऐसा नहीं है। अगर इसके आर्मर की बात की जाए तो इसमें एक CEMV-7 आर्मर है, जो कि हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी रोकने में सक्षम है। इसके अलावा इसे नेटो के 4567 स्टनक स्टैंडर्ड्स ने स्टनक लेवल 2 की रेटिंग दी है, यानी कि ये व्हीकल 6 किलो के एक्सप्लोसिव्स को आराम से झेल सकता है और साथ ही 155 मिलीमीटर मॉर्टर शेल्स को अगर 80 मीटर के डिस्टेंस से भी शूट
किया जाए तो भी इसे सेफ माना जाएगा। इसके फ्रंट और बैक में भी आपको स्टनक लेवल 1 प्रोटेक्शन मिलेगी दोस्तों, जो कि अगले 2 लेवल्स तक अपग्रेड की जा सकती है। अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो लोगों के साथ साथ ये 400 किलो के बैटल लोड को भी कैरी कर सकती है। इसके टायर्स को भी बिना हवा के 50 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है और इसमें गाड़ी के अंदर बैठकर टायर्स में हवा भरने का ऑप्शन भी है। इसके बाद इसमें एक गन हैच है, एक ग्रेनेड लॉन्चर भी इसके साथ माउंट किया जा सकता है और इसके अलावा इसमें एक मीडियम मशीन गन और सर्विलांस इक्विपमेंट को भी अटैच किया जाने का ऑप्शन है। अगर नेविगेशन की बात करें तो इसमें जीपीएस, टेक्निकल कंट्रोल और कमांड विद मैपिंग है और इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी हाई और अल्ट्रासोनिक हैं। अगर हम इसी व्हीकल के राइवल्स दुनिया भर में ढूंढने चले तो हमारे सामने पॉलिश 201, फ्रेंच शेरपा लाइट, साउथ अफ्रीकन RG32 स्कॉट, जेश P1857 जो कि टाटा ट्रक के डिजाइन पर बेस्ड है, डच शिवाको LMV, किया का LTV, इजिप्ट का LSV, स्विस आर्मी का मॉग ईगल, चाइना बेस्ड नॉरिंकोस VN21 और अमेरिका की हम्वी जिसे अब JLTV से रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि एक बेहतर व्हीकल है। लेकिन महिंद्रा का ASLV इनसे कई आगे है। JLTV का वजन 9 टन है, जेश बेस्ड ASLV का वजन 12 टन है, जबकि महिंद्रा ASLV का वेट सिर्फ 2.5 टन है, जिस वजह से ये हर टेरेन में चल सकती है। इसके अलावा सभी में स्टनक लेवल 2 की प्रोटेक्शन है, लेकिन चीन के पास अभी सिर्फ लेवल 1 की ही प्रोटेक्शन है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो बाकियों का वेट ज्यादा होने की वजह से उनकी इंजन की हॉर्स पावर की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अपने वेट के हिसाब से उनके इंजन उतने पावरफुल नहीं होते हैं। जहां महिंद्रा ASLV 2.5 टन के होने के बाद भी 216 हॉर्स पावर का इंजन रखती है, वहीं पॉलिश LTV का वेट 4.4 टन है और सिर्फ 166 HP का इंजन है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच शेरपा का वेट 7.7 टन है और उसके पास 215 HP का इंजन है। इसका एक कारण ये भी है कि फ्रांस और कोरिया जैसे देशों में ज्यादातर फ्लैट टेरेन्स हैं, इसलिए उनके व्हीकल ज्यादा हैवी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। खैर, अब आते हैं इसमें एक्सपोर्ट का कितना पोटेंशियल है। दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट के राइट्स की बात करें तो वो महिंद्रा के पास ही है और इसने कोई फॉरेन कंपनी शामिल भी नहीं है, इसलिए जो भी फायदा होगा भारत को ही होगा। इसके साथ साथ ये व्हीकल्स न सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बल्कि ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस में सर्वाइव भी कर सकता है, जिस वजह से अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से देश इस ASLV में इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत का है, इसलिए सिर्फ हमारे काम ये व्हीकल बेचने पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, इन सब के लिए उन्हें भारत की जरूरत ही पड़ेगी, जो कि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। तो साथ ही साथ इससे हमारे संबंध भी इन देशों के साथ अच्छे होंगे। भारत ने अमेरिका को भी हथियार बेचने शुरू किए हैं दोस्तों, जिससे कि हम अब ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय लाइट आर्मर व्हीकल्स की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और अगर हम सिर्फ मिडल ईस्ट और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर अभी ये मार्केट 3.7 बिलियन की है, जो कि 2030 तक ग्रो करके 5.8 बिलियन की हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की तरह अब भारतीय कंपनीज भी डिफेंस के सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाने वाली हैं? और क्या इस तरह की कोशिशों से हम 2025 तक 5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सपना पूरा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।